हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में। हमने जाना विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार जाने, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, सभी के बारे में पढ़ा, उसके भेद के बारे में जाना। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। देखो, क्रिया क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काम। जहां पर भी जो है काम हमें नजर आएगा वहीं पर क्या है, क्रिया है। यानी कि काम हो रहा है तो क्रिया है। परिभाषा की बात करें अगर, तो किसी वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए तो वह क्रिया कहलाती है। कार्य का होना या करना पाया जाए तो वह क्रिया कहलाती है। देखो, काम क्या, इसी तरह कार्य बोल दो या काम बोल दो, कार्य का होना या करना पाया जाए। जैसे कार्य हमारे जो होते हैं, चलना फिरना, बैठना, कूदना, नाचना, क्या ये सब क्या है, कार्य हैं। तो इन्हीं को हम क्रिया बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, तो देखो राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ना क्या हो गया, एक हमारी क्रिया हो गई। इसी तरह हमने बोल दिया सीता खा रही है, तो खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। देखो, हमने जान लिया दोस्तों कि क्रिया क्या होती है। जहां पर काम हो रहा है, यानी कि कर्ता कुछ भी कर रहा है। राम हमारा क्या हुआ, कर्ता। कर्ता जो कार्य कर रहा है वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। अब देखो, बात कर लेते हैं क्रिया आई कहाँ से है। तो क्रिया हमारी जो है संस्कृत में हमने पढ़ी है धातुएं। धातु क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर हम धातु की बात करें तो जैसे हो गई पठ, लिख, चल, उठ, आ, जा, ये सब क्या होती हैं, धातुएं होती हैं संस्कृत की। अब इनमें प्रत्यय जोड़ करके हमारी क्रिया बन जाती है। जैसे हमने पठ में जोड़ दिया ना प्रत्यय, तो क्या हो गया, पढ़ना। लिख में जोड़ दिया ना प्रत्यय, तो क्या हो गया, लिखना। चल में जोड़ दिया ना प्रत्यय, इसी तरह चलना। उठ में जोड़ दिया उठना, आ में जोड़ दिया आना, जा में जोड़ दिया जाना। तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी क्रियाएं हो जाएंगी। जब संस्कृत की धातुओं में कोई भी प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, क्रिया बन जाती है। तो एग्जाम में देखो रहता है क्वेश्चन हमसे कि क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो यहां पर नोट कर लेना आप लोग। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। देखो, ये चीज दिमाग में बिठा लेना, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, धातु होता है। धातु कहाँ से हमें मिलती है, संस्कृत से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। तो जो धातुएं हैं पढ़, लिख, चल, उठ, आ, जा, इनमें प्रत्यय जुड़ करके हमारी क्रिया बन जाती है। चलिए बात कर लेते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के भेद, सब तो पहले बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखो, कर्म के आधार पर क्रिया हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक।
चलिए अब समझते हैं पहले सकर्मक को फिर अकर्मक को। देखिए सकर्मक क्या होती है। सकर्मक क्रिया, यहां पर हमने एक चीज देखी कि सकर्मक में क्या है, सा हमारा उपसर्ग जुड़ा है। सा का मतलब होता है सहित और कर्मक का मतलब हो गया कर्म। तो परिभाषा की बात करें, जिस क्रिया में कर्म भी साथ में दिया हो, तो जिस क्रिया में कर्म भी साथ में दिया होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे यहां पर हमने बोल दिया राधा छत पर टहल रही है, तो यहां पर देखो क्या हो गया, टहलना हो गया हमारा क्रिया, पर कर्म क्या है, यहां पर कहां पर टहल रही है, छत पर, तो छत हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी तरह हमने बोल दिया मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या हुआ यहां पर, जो हमारा पढ़ना हो गया ये क्या हो गया, क्रिया, और पुस्तक हो गया कर्म। तो यहां पर हमने समझा जिस क्रिया में कर्म भी साथ में दिया हो, यानी कि क्रिया के साथ हमें कर्म भी मिलेगा, वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अब देखो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमारा कर्म छिपा रहता है, जैसे यहां पर हमने बोल लिया राधा लिख रही है, राधा लिख रही है, तो क्या राधा जो है कुछ ना कुछ तो लिख ही रही है, पत्र लिख रही है या कहानी लिख रही है, कुछ ना कुछ तो लिख ही रही है। तो कर्म क्या है हमारा, छिपा हुआ है यहां पर, और जहां पर कर्म छिपा होगा, कर्म छिपा होगा वहां पर भी सकर्मक क्रिया होगी। तो जहां पर हमारा कर्म छिपा रहे या फिर कर्म दिया रहे, दोनों जगह पर ही सकर्मक क्रिया होगी। तो देखो दोस्तों, सकर्मक क्रिया हमने जाना सकर्मक क्रिया क्या होती है। अब बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया के भेद की। सकर्मक क्रिया के भेद, तो देखो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें हमारा एक कर्म दिया रहे वहां पर एक कर्मक, जिसमें दो कर्म दिए रहे वहां पर द्विकर्मक। जैसे देखो एक कर्मक समझते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका, राजू किताब पढ़ रहा है, या हमने बोल दिया रोहन स्कूल जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा एक कर्म हो रहा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है और जा रहा है, ठीक है, ये हमारा क्रिया हो गई, और कर्म हमारा क्या है यहाँ पर, किताब और स्कूल, एक कर्म हो रहा है। अब यहां पर हमने द्विकर्मक में अगर हम बोल दें, जैसे उदाहरण देखते हैं इसका भी, मां बच्चे को दूध पिला रही है, तो देखो इसमें दो कर्म हो रहे हैं। कौन से दो कर्म हो रहे हैं, मां दूध पिला रही है, पिलाना जो है क्रिया, क्या दूध पिला रही है, और जो बच्चा भी एक जो है कर्म कर रहा है, यहां पर दो कर्म हो रहे हैं। देखते हैं दूसरा वाक्य, रोहन मोहन को पुस्तक
देता है। तो देखो यहाँ पर भी दो कर्मक द्विकर्मक बात हो गई है। रोहन और मोहन दोनों जो है एक एक कर्म कर रहे हैं। वो क्या है, पुस्तक दे रहा है, पर क्या है, रोहन तो पुस्तक, मोहन जो है पुस्तक ले भी रहा है। अब यहाँ हमने द्विकर्मक में देखा कि हमारा जैसे यहाँ पर दूध आया और यहाँ पर क्या आया, पुस्तक आया, और यहाँ पर एक बच्चा आया और एक मोहन आया। कर्म हमारे दो होते हैं, एक हमारा गौण होता है और एक प्रधान होता है। अब गौण हमारा क्या होता है, सजीव, एक जो है सजीव कर्म होगा और एक क्या, निर्जीव होगा। ये दो प्रकार के होते हैं द्विकर्मक, गौण और प्रधान, एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा। जैसे यहाँ पर दूध और पुस्तक क्या है, निर्जीव है, पर लेकिन जो हमारा द्विकर्मक में दूसरा कर्म कर रहा वो क्या, बच्चा और मोहन, ये क्या है, हमारे सजीव है। तो हमने जान लिया सकर्मक क्रिया हमारी दो प्रकार की, एक कर्मक द्विकर्मक, दोनों को उदाहरण से हमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया की। तो दोस्तों सकर्मक के बारे में जान लिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है हमारी, अभी ये जानते हैं। देखो अकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, आ का मतलब नहीं, कर्म, कर्मक का मतलब कर्म, जिसमें कर्म नहीं दिया होता है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया जाता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया जाता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बोल दिया मोर नाचता है, या बोल दिया राजू रोता है, तो यहां पर क्या है, कर्म नहीं दिया, केवल क्रिया दी है। मोर नाच रहा है, राजू रो रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है पर इसमें कर्म कहीं पर भी दिया है और ना तो छिपा है, दोनों बातें। अब देखो जैसे एक वाक्य और लिखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पर भी क्या है, कर्म नहीं दिया। अगला देखते हैं, मछली पानी में तैरती है। अब देखो जो हमारे वाक्य इस तरह के हैं, इनमें क्या हो रहा है, स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं। ये क्या है, स्वाभाविक क्रियाएं। तो जो क्रियाएं हमारी स्वाभाविक होंगी, पक्षी का क्या है, आकाश में उड़ना, ये स्वाभाविक क्रिया है उसकी। मछली का पानी में तैरना, ये स्वाभाविक क्रिया है उसकी। जहां पर भी स्वाभाविक क्रियाएं होंगी वहां पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया बोली जाएगी। वहां पर भी अकर्मक क्रिया बोली जाएगी और वहां पर भी अकर्मक क्रिया बोली जाएगी जहां पर कर्म साथ में नहीं दिया होगा। तो देखिए अकर्मक क्रिया के बारे में जान लिया। अब अकर्मक के भेद के बारे में जाने। अकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो इसके जो है भेद में पहला हमारा जो है गत्यार्थ। गत्यार्थ अकर्मक क्रिया, और दूसरी जो हमारी है अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। जान लेते हैं गत्यार्थ अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो जहां पर गति की बात की जाए, गत्यार्थ से क्या हमें समझ में आया, गति। जैसे हमने बोल दिया, इसका उदाहरण देखते हैं इधर।
हमने बोल दिया मछली पानी में तैर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गति कर रही है। इसी तरह हमने बोल दिया लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो देखो मछली पानी में तैर रही है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, दोनों गति कर रहे हैं। मछली क्या है, तैरने में गति कर रही है, लड़के मैदान में खेल रहे, खेलने में गति कर रहे हैं। जहां पर गति की बात होगी वहां पर गत्यार्थ कर्मक क्रिया होगी। अब जैसे बात कर लेते हैं अवस्था बोधक की, तो ये हमारा जैसे इसके नाम में क्या है, अवस्था लगा है, तो ये अवस्था की बात, किसकी बात, अवस्था की। उदाहरण देखते हैं, बालक सो रहा है, राजू रो रहा है। तो क्या हुआ, ये इनकी अवस्था है। वो सो रहा है, सोने की अवस्था में है, रो रहा है तो रोने की अवस्था में है। इसी तरह बहुत से हंस रहा है, या फिर कुछ भी जो है अन्य तरह के भी वाक्य हो सकते हैं। तो समझ लिया हमने अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। तो सकर्मक और अकर्मक की बात करने के बाद अब हम जानते हैं जो हमारी संरचना या बनावट के आधार पर क्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया। तो देखो अब बात कर रहे हैं संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। देखो पहले हमने बात की थी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अब संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। एक एक करके समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को समझेंगे। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया। देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें हम किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा दें, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा दें, जिसमें किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देना या फिर कार्य करवाना। देखो प्रेरणा देना या करवा रहे हैं, दोनों में प्रेरणार्थक होगी। इसके नाम में क्या, प्रेरणा छिपा है। और प्रेरणा होती क्या है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बोल दिया अच्छे से पढ़ो तो क्या है, जीवन में आगे तक बढ़ोगे, तो ये एक प्रेरणा दी है उन लोगों ने तुमको। अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। शिक्षक ने सीमा से पुस्तक पढ़वाई। शिक्षक ने सीमा से पुस्तक पढ़वाई। सरिता ने अपने पति से खाना बनवाया। तो देखो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर कार्य करवाया जा रहा है, किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। अब वो कार्य चाहे दबाव में करवाया जा रहा हो या वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा हो या फिर करने की प्रेरणा दी जा रही हो। जहां पर कार्य करने की प्रेरणा दी जाए या कार्य करवाया जाए वहां पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी क्रिया की। दूसरी क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, देखो ये क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया, कोई एक काम निपटाने के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू करना ही क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसा इसके नाम में क्या है, पूर्व लगा, यानी पहले, पहले किसी काम को निपटाने के बाद तुरंत दूसरा कार्य जो है शुरू कर देना। तो यहां पर उदाहरण सीधा देखेंगे हम लोग, जैसे सीमा ने
खाना बनाने के बाद कपड़े धुले। देखो यहां पर क्या हमने देखा कि सीमा ने पहले खाना बनाया और फिर कपड़े धुले। यहां पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। किसान ने खेत जोतने के बाद बीज बोया। तो उसने पहले क्या किया? खेत को जोता फिर बीज बोया। तो पूर्वकालिक क्रिया समझ गए होंगे कि जिस क्रिया में एक काम निपटने के बाद या एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम हो, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली क्रिया की, जो हमारी है अगली नाम धातु। नाम धातु क्रिया। देखो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो क्रिया हमारी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से मिलकर बन जाती है। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है, वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द लिया, उदाहरण समझते हैं। सर्वनाम शब्द लिया हमने अपना। अपना से क्या हुआ? यहाँ पर हमने बना दिया अपनाना, और अपनाना क्या हो जाता है? एक क्रिया हो जाती है। अपना से हमने बना दिया अपनाना, और ये एक क्रिया हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली क्रिया की, जो कि हमारी होती है सहायक क्रिया। देखो दोस्तों, सहायक क्रिया के बारे में हमने खूब सुना है, जानते हैं कि जो इन्हें अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सभी ने देखा होगा अंग्रेजी में EJMR हेल्पिंग वर्ब पढ़े होंगे टेंस में। इसी तरह इसे हिंदी में भी सहायक क्रिया हमारी होती हैं, जो वाक्य को पूरा करने में सहयोग देती हैं, वही क्या कहलाती हैं? सहायक क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। रोहन खाना खा रहा है। खा रहा है। दूसरा वाक्य हमने लिया यहाँ पर, दूसरा वाक्य लिया मैं पढ़ता हूँ। तीसरा वाक्य लेते हैं लड़के खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर बोला, रोहन खाना खा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, लड़के खेल रहे हैं। अब ये जो है आया है, हूँ आया है आया है, यही क्या है? हमारी सहायक क्रिया। यही हमारी सहायक क्रिया होती है। तो दोस्तों क्रिया की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में। देखिए हमने विकारी शब्दों की बात कर ली। विकारी शब्द में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कल से अविकारी शब्दों, जिन्हें हम अव्यय शब्द बोलते हैं। अव्यय शब्द के बारे में कल जो है क्लास में बात की जाएगी।